Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So yesterday we have started this 30 days 30 session series जिसमें हम लोग गेट CUET PG नेट के लिए नेक्स्ट 30 डेज तक इग्नू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नाउ ये इग्नू के क्वेश्चंस क्या हैं? दीज क्वेश्चंस आर एक्सक्लूसिवली मेड बाय मी बिकॉज इग्नू नोट्स आर द मोस्ट रिलायबल सोर्स फॉर एनी एग्जाम. आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये नोट्स पढ़ने ही होते हैं, तो इट्स बेटर कि इतने सारे मटेरियल में से हम लोग जो इम्पॉर्टेंट एरिया है वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लें सो दैट आप लोगों का एक तरीके से अच्छे से इग्नू का पार्ट भी कवर हो जाएगा. राइट, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दी थी, तो जिन लोगों ने डे 1 वाला सेशन नहीं देखा है, यू गाइस कैन गो एंड वॉच इट. एंड हिंदी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी ये सेशन देख सकते हैं बिकॉज मैंने क्वेश्चंस हिंदी में भी ऐड ऑन किए हैं. नाउ मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग अबाउट द PDF. तो PDF आपको एक बार में मिलेगा. जब हम ये 30 डेज तक कर लेंगे सेशंस तो मैं कंपाइल करके आपको PDF दे दूंगी. ठीक है, इस टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिलेगा, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करना. सो चलो स्टार्ट करते हैं. यू गाइस नो द रूल्स. आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए. एवरी डे दिस सेशन विल कम एट 5 o'clock 5 PM ये सेशन होगा. तो आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप लोग अपने शेड्यूल में 5 PM का क्लास ऐड कर लो. ठीक है, नेक्स्ट 30 डेज तक ये क्लास डेली होने वाला है. तो हम लोग 5 PM एटलीस्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मिनिमम 20 है, मैक्सिमम ज़्यादा क्वेश्चंस भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइम दैट आई हैव. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. चैट में आप लोग मुझे आंसर्स बता सकते हो. ओके, look at the question number 1. Who among the following is not a part of like-minded trio who set up Asiatic Society of Bengal in 1787? Now this question is directly from IGNOU और आप लोगों को पता है, जो लोग नेट का पहले एग्जाम दे चुके हैं they know that ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. NTA ऐसे क्वेश्चंस पूछता है और एक नाम आपको इसमें मिलेगा जो कि आपको पता है कि इन्होंने सेटअप की है, बट बाकी के 2 नाम भी हैं जो आपको याद रखने हैं. इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं लाइक माइंडेड ट्रायो. ठीक है, सो इसमें से कौन सा है वो जो इस लाइक माइंडेड ट्रायो का पार्ट नहीं है? यानी 3 में से एक नाम ऐसा होगा जो नहीं होगा जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1787 को सेटअप किया है. हिंदी वाले भी पढ़ लो, हिंदी में भी है. The correct answer is D, that is none of the above. Now please remember guys, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नोट करना है अपने नोट्स में. विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस, देन नैथनियल हेलहेट, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है. All 3 of them are important who set up the Asiatic Society of Bengal. ठीक है, तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं. सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा D, इनमें से कोई भी नहीं, तीनों ही नाम सही हैं. ओके, now look at question number 2. The word urban is derived from which Latin word? Urban word जो है वो कौन से वर्ड से बना है? ठीक है, लैंग्वेज याद रखना, लैटिन वर्ड से लिया गया है. अर्बैनस, अर्बिनस, अर्बस या फिर अर्बैनिटस. हिंदी वाले भी देख लो, यहाँ पर सेम ही चीज है. The correct answer is A. Please remember, अर्बन वर्ड अर्बैनस से लिया गया है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन CUET PG में बहुत आते हैं. एंड अर्बैनस का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, दैट मीन्स बिलोंगिंग टू अ सिटी. ठीक है, सो मीनिंग भी याद रखना, एग्जाम में मीनिंग भी पूछी जाती है कभी कभी. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड अदर हार्मफुल इंडस्ट्रीज? कभी कभी आर्टिकल के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, स्पेशली जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं. ठीक है, जैसे अगर पॉवर्टी आपके सिलेबस में है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट आपके सिलेबस में है, रिलीजन है, तो इन सब से रिलेटेड अगर आपको GK पढ़ना है तो आपको उनसे रिलेटेड जो भी फेमस आर्टिकल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? आर्टिकल 23, 24, 78 या फिर 36. हिंदी वाले भी देख लो, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद. The correct answer is B, that is article 24. Please remember, article 24 प्रोहिबिट करता है किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन का किसी फैक्ट्री में या किसी हार्मफुल इंडस्ट्री में. ठीक है, प्लीज रिमेंबर, ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. Question number 4. Which is defined as a process which reveals itself through temporal, spatial and sectoral changes in demographic, social, economic, technological and environmental aspects of life in a given society?
इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें हम ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं, या यू कैन से एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये सारी चीज़ें रिवील होती हैं? चेंजेस यू कैन से डेमोग्राफिक, सोशल, इकोनॉमिक, globalization, urbanization, commodification, संस्कृताइजेशन. Now this question is directly copy pasted from IGNOU. So IGNOU में ये definition दी हुई है इस टॉपिक की. हिंदी वाले भी रीड कर लो. वैश्वीकरण, शहरीकरण, वस्तुकरण या फिर संस्कृतिकरण यानी संस्कृताइजेशन. The correct answer is B, that is urbanization. Please remember, यहाँ पर देखो कहीं पर भी बाउंड्री की या फिर बॉर्डरलेस की बात नहीं की गई है तो ग्लोबलाइजेशन तो नहीं होगा. किसी कमोडिटी की बात नहीं की गई है तो कमोडिफिकेशन भी नहीं होगा. और ना यहाँ पर किसी भी तरीके के मोबिलिटी की बात की गई है तो संस्कृताइजेशन भी नहीं होगा. सो बेस्ट आंसर जो है वो है अर्बनाइजेशन. कभी कभी आप लोग कीवर्ड्स के हिसाब से भी एलिमिनेट करके आंसर टिक कर सकते हो. ओके, जितना पढ़ा है उस नॉलेज को यूज करना और एप्लीकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं बट उसको अप्लाई कैसे करना है ये हमें नहीं पता होता. सो इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कॉमेंसैलिटी? कॉमेंसैलिटी का एग्जैक्ट मीनिंग पूछा है यहाँ पर. लिविंग टुगेदर, शेयरिंग रिसोर्सेज, ईटिंग टुगेदर या फिर वर्शिपिंग टुगेदर. कास्ट के टॉपिक में हम लोग कॉमेंसैलिटी को काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं. सहभोजिता. ओके, सहभोजिता का सही अर्थ क्या है? साथ रहना, संसाधनों को साझा करना, साथ खाना या फिर साथ पूजा करना. सो हिंदी वाले भी आंसर बताओ. द करेक्ट आंसर इज सी. प्लीज रिमेंबर, कॉमेंसैलिटी का मतलब होता है ईटिंग टुगेदर. और जब हम लोग कास्ट का टॉपिक पढ़ते हैं ना तो ये कॉमेंसैलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर फूड रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है जो हम देखते हैं. राइट, सो हिंदी में भी आंसर इज साथ खाना. ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. Who described Indians as living in village communities which are little republics having nearly everything they want within themselves and almost independent of any foreign relation. Now विलेज कम्युनिटीज को लिटिल रिपब्लिक किसने बोला था? लिटिल रिपब्लिक का मतलब क्या है कि उनके पास फ्रीडम है, वो जितना भी फॉरेन रिलेशन है उससे इंडिपेंडेंट है. ये किसका कोट है? हर्बर्ट रिजले, चार्ल्स मेटकाफ, AR देसाई या फिर अंबेडकर. हिंदी वाले भी इसको पढ़ो. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कई बार नेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. सो एक एक यहाँ पर कीवर्ड जो है वो आपको फोकस करना है. इट इज़ इंपॉर्टेंट. ओके, अब देखो PDF में आप लोगों को कंपाइल करके ही दूंगी तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है, सो हर्बर्ट रिजले, चार्ल्स मेटकाफ, AR देसाई, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज B, इट इज़ चार्ल्स मेटकाफ. काफ़ी बार मैंने ये चीज़ आप लोगों को पढ़ाई है. बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है. जामिया के पेपर्स हैं, अलीगढ़ मुस्लिम के पेपर्स हैं, बहुत जगह ये पूछा गया है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ स्टेट? इसमें से कौन सा है जो स्टेट का फीचर नहीं है? हिंदी वाले भी रीड करो. निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्य की नहीं है? ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपसे चीज़ों का फीचर पूछेंगे. सो फीचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी कुछ भी पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसके फीचर पे प्लीज़ ज़रूर फोकस किया करो. ओके, सो पॉपुलेशन, ट्राइब, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी, व्हाट विल बी द आंसर? द करेक्ट आंसर हेयर इज B. प्लीज़ रिमेंबर, ट्राइब नहीं होता है, ट्राइब की जगह होगा टेरिटरी. ओके, ये चारों जो हैं वो स्टेट के फीचर हैं. ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में आते हैं. ओके, सो जनजाति जो है वो राज्य का फीचर नहीं है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. हु फर्स्ट इनिशिएटेड अर्बन स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई इन 1950? ये क्वेश्चन अर्बन स्टडीज से रिलेटेड भी है और कभी कभी सोशियोलॉजी का फर्स्ट डिपार्टमेंट कहाँ आया ऐसे भी ये क्वेश्चन आता है. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? GS घूरे, राधा कमल मुखर्जी, चार्ल्स मेटकाफ या फिर पेट्रिक गेडिस. हिंदी वाले भी इसको रीड कर लो. द करेक्ट आंसर इज D, दैट इज पेट्रिक गेडिस. वी ऑल नो कि पेट्रिक गेडिस थे वो इंसान जिन्होंने सबसे पहले सोशियोलॉजी हमें
फाउंडेशन क्रिएट करके दिया, राइट। एंड उसके बाद जीएस घूरे आते हैं एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, राइट। सो प्लीज रिमेंबर दिस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी पेट्रिक गेडिस। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन अ वेरी रिपीटेड बुक, कई बार ये बुक अलग से आई है एग्जाम में। हु इज द ऑथर ऑफ सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1949। आप लोगों को पता है कभी कभी आप लोग जो बुक्स के नेम होते हैं ना, उसके बेसिस पे भी ये पता लगा सकते हो कि कौन से थिंकर ने किस पे काम किया है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिया है, आपसे पूछेंगे किसने इसमें से इंडियन नेशनलिज्म पे काम किया है, ठीक है, तो आपको इस बुक से पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ इन्होंने ये काम कर रखा है। सो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट होके पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा सा एप्लीकेशन समझना है कि जो नॉलेज आपको है उसको आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। ऑप्शंस देखो, जीएस घूरे, एमएन श्रीनिवास, एआर देसाई या फिर पार्थ चटर्जी। हिंदी वाले भी रीड कर लो, सेम ही है। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एआर देसाई। प्लीज रिमेंबर, कई बार ये बुक एग्जाम में पूछी गई है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। Now, question number 10. Which among the following is not correct about simple form of religion? इसमें से कौन सा है जो simple form of religion के बारे में गलत है, not correct, incorrect है? It is ahistorical यानी timeless, practiced in good faith, large measure of personalism या फिर transmitted orally from one generation to another. इसमें से क्या होगा जो simple form of religion का feature नहीं होगा, ठीक है। The correct answer is C, that is large measure of personalism. So simple form of religion में हम फोकस किस पे करते हैं? कम्युनिटी पे, कम्युनिटी फीलिंग या फिर बॉन्डिंग जो भी कह लो, ठीक है। यहाँ पर पर्सनल से आपको कोई मतलब नहीं है, दैट मीन्स आपका जो रिलीजन है वो कम्युनिटी वाला फीलिंग आपको देगा, सबसे रिलेटेड होगा, ना कि पर्सनल होगा। आज के टाइम पे आप देखते हो जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ रिलीजन है, रिलीजन इज अ वेरी पर्सनल थिंग, राइट। इट इज नॉट अबाउट कि आप कितना ज़्यादा सबके साथ वो चीज़ कर रहे हो, राइट। आपने देखा होगा पहले के कंपैरिजन में अभी लोग टेम्पल वगैरह जाना इतना प्रेफर नहीं करते हैं, मैनी पीपल स्टे एट होम एंड दे बिलीव ऑन दोज थिंग्स। सो अभी चीज़ें बदल गई हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है लार्ज मेजर ऑफ पर्सनलिज्म, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ रिलीजन या फिर मॉडर्न फॉर्म ऑफ रिलीजन, ठीक है। एंड इट इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम इग्नू गाइस। इग्नू में अगर आप देखोगे तो रिलीजन का जो नोट आपको मिलेगा ना, वहां पर सिंपल और कॉम्प्लेक्स अलग अलग से दिया हुआ है, ठीक है। और लार्ज मेजर ऑफ पर्सनलिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ था, यानी व्यक्तिवाद का बड़ा माप, ओके। Now, question number 11. The Indian census defines dash as residential areas which are uplift for human habitation due to dilapidation, overcrowding, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन और टेम्परेरी स्ट्रक्चर। ना यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको दिखेंगे, किसके बारे में ये बात कर रहे हैं? स्लम, विलेज, अर्बन एरियाज या फिर इनफॉर्मल सेटलमेंट। सेंसस में इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखो। रेजिडेंशियल एरियाज हैं विच आर अपलिफ्ट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन ड्यू टू डिलैपिडेशन, ओवर क्राउडिंग, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन और टेम्परेरी स्ट्रक्चर। तो ये सारे फीचर्स ध्यान से पढ़ो, हिंदी वाले भी इसको रीड कर लो। द करेक्ट आंसर इज स्लम। प्लीज रिमेंबर, सेंसस में स्लम का ये डेफिनेशन दिया हुआ है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं आपसे, वो इसके जो फीचर्स हैं जैसे ओवर क्राउडिंग, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन, डिलैपिडेशन, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपको पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं पढ़ना है, बट क्वेश्चन में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, यू गाइज हैव टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखो, नॉर्म्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू व्हाट। नॉर्म्स को हम लोग बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, यू ऑल नो। किसमें से नहीं कर सकते? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो नॉर्म्स में नहीं आएगा? फोकवेज, मोरे, टैबू या फिर क्राइम। नॉर्म्स को हम लोग हिंदी में मानदंड कहते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो धीमे धीमे मेरी जो हिंदी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी।
द करेक्ट आंसर इज डी, ऑफ कोर्स, क्राइम। क्राइम को हम लोग नॉर्म्स में नहीं रखेंगे। क्राइम एक्चुअली वो एक्ट्स होते हैं जिनको अगर हम लोग वॉयलेट करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलता है, राइट। देयर आर सम लीगल रूल्स दैट कम विद दोज थिंग्स। तो ऐसा कोई भी एक्ट जो हम करते हैं जो लीगल रूल्स को वॉयलेट करे उसको हम लोग क्राइम कहते हैं, ठीक है। नाउ CUET PG या बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें क्राइम अलग से है, RPSC में भी आई थिंक क्राइम का टॉपिक अलग से है, तो क्राइम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आई विल मेक अ क्लास ऑन क्राइम, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइप्स ऑफ क्राइम, क्राइम के फीचर, क्राइम का मीनिंग, ये सब एग्जाम में आता है, ठीक है। एंड नॉर्म्स एज वेल, फोकवेज क्या होता है, मोरे क्या होता है, टैबू क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ओके। Now, look at question number 13. It refers to the maladjustments in which non-material culture fails to adjust to the rapidly changing material conditions, cultural diffusion, cultural shock, cultural lag या फिर cultural trait. Now, there are many terms that you will find in the topic of culture and all these terms are really important, okay? शॉर्ट में इनके नोट्स बना के इनको रिवाइज करो, कौन से टॉपिक में क्या बात हो रही है, यू शुड नो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ओके। एक क्वेश्चन तो आप कल्चर से इस तरह का एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो, इट रिफर्स टू माल एडजस्टमेंट्स इन नॉन मटीरियल कल्चर फेल्स टू एडजस्ट विद रैपिडली चेंजिंग मटीरियल कंडीशन। सो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हिंदी वाले आप लोग भी ये क्वेश्चन रीड करो एंड यू हैव टू टेल मी कि इसके बारे में कौन बात करता है, मतलब ये कॉन्सेप्ट किसका दिया हुआ है। द करेक्ट आंसर इज कल्चरल डिफ्यूजन, कल्चरल शॉक, कल्चरल लैग या फिर कल्चरल ट्रेट। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कल्चरल लैग। प्लीज रिमेंबर गाइस, क्वेश्चन आता है ये एंड दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय William Ogburn. Okay, so the correct answer is C. Please remember. क्वेश्चन नंबर 14 देखो, हु रोड दलित आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स। नाउ बहुत बार ऐसा होता है कि दलित के टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चाहे वो दलित हो, अनटचेबल हो, कोई भी टॉपिक हो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ से डायरेक्टली आपसे बुक पूछ ली जाती है, मोस्टली फेमस बुक जो है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो पब्लिशिंग ईयर जो है वो क्या है, 2001। सो कोई रिसेंट थिंकर ही होगा। अंबेडकर, घनश्याम शाह, अमर्त्य सेन, TK उमन, हिंदी वाले भी देख लो, सेम क्वेश्चन है। क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज घनश्याम शाह। प्लीज रिमेंबर गाइज, ऐसे बुक्स जो हैं वो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो ये वाली बुक काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, डैश द एबिलिटी टू अचीव वॉट एवर इफेक्ट इज डिजायर्ड, इट इम्प्लाइज द इन्फ्लुएंस on any person or group or organization has on the action of others। यानी यहाँ पर क्या है कि एक दूसरे इंसान पर, दूसरे ग्रुप पे आप बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर पाओगे ताकि उनके जो एक्शंस हैं वो आपके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप डिज़ायर करते हो आप वो आराम से अचीव कर पाओगे। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पावर की, पॉलिटिक्स की, प्रेशर की या फिर पुलिस की? हिंदी वाले भी रीड करो, शक्ति, राजनीति, दबाव या फिर पुलिस। दिस इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम इग्नू में ये डेफिनेशन दी हुई है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी अगर इन्फ्लुएंस की बात होगी किसी दूसरे पर्सन पे तो वहां पर हमेशा आंसर पावर होगा, प्लीज रिमेंबर, ओके। यहाँ पर भी आंसर होगा पावर एंड पावर मीन्स शक्ति। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हैबिटस आर द मेंटल एंड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स थ्रू विच पीपल डील विद द सोशल वर्ल्ड। एंड स्टेटमेंट 2 है कि द फील्ड इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशन एमंग द ऑब्जेक्टिव पोजिशन विद इन इट। So what will be the correct answer? Both the topics are related with Pierre Bourdieu. Okay. So habitus क्या होता है? Habitus mental और cognitive structures हैं, okay. And field को लिखा है कि network of relation among the objective position. So हिंदी वाले भी रीड कर लो, मैं आपको अभी इजी लैंग्वेज में भी बता दूंगी। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो हैबिटस का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू पियर बोर्ड्यू, हैबिटस का मतलब होता है प्रेफरेंसेस, यानी हमारा जिस तरीके से सोशलाइजेशन होता है,
है ना, जिस तरीके से हमारा अपब्रिंगिंग होता है उसके हिसाब से ही हमारे प्रेफरेंसेस होते हैं, राइट। दोज आर पार्ट ऑफ आवर हैबिटस। फील्ड का मतलब होता है सोशल स्पेसेस, ओके। सो सोशल स्पेसेस में नेटवर्क ऑफ रिलेशंस आते हैं, यानी बहुत तरीके के रिलेशनशिप्स आते हैं, ठीक है। सो दोनों ही जो सेंटेंसेस हैं वो सही हैं, एंड द करेक्ट आंसर विल बी ए, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मेंट बाय इष्ट देवता। इष्ट देवता का क्या मतलब होता है? अ रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म्ड फॉर कम्युनिटी वेलफेयर, अ टेम्पल डाइटी वर्शिप्ड बाय ऑल फॉलोअर्स, अ पर्सनल गॉड टू whom one dedicates worship in search of salvation, या फिर अ डाइटी रिप्रेजेंटिंग द कॉस्मिक फोर्स। इष्ट देवता का प्रॉपर मीनिंग क्या होगा? द करेक्ट आंसर, पहले हिंदी वाले अच्छा पढ़ लो, इष्ट देव का क्या अर्थ है? द करेक्ट आंसर इज सी। प्लीज रिमेंबर गाइस, इष्ट देवता को हम लोग इंडियन सोसाइटी के टॉपिक में पढ़ते हैं। अ पर्सनल गॉड टू whom वन डेडिकेट्स वर्शिप इन सर्च ऑफ सेल्वेशन। इष्ट देवता वो गॉड होते हैं जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, राइट, एंड दिस इज रिलेटेड टू योर हिंदुइज्म टॉपिक। अच्छा, एक चीज़ याद रखना गाइस कि आपके जो इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है ना, उसमें आपको हिंदुइज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें हिंदू फिलॉसफी के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये सब इग्नू में भी दिया हुआ है, सो यू गाइस हैव टू स्टडी दीज थिंग्स, ओके। And apart from this religious organization, Hindu religious organization, all these things are important, okay. Now question number 18, why does child mortality in slum tend to increase? Child mortality slum में क्यों बढ़ता हुआ दिखाई देता है? लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस की वजह से, ओवर क्राउडिंग की वजह से, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज लीडिंग टू एडजस्टमेंट इशूज एंड अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से, पुअर न्यूट्रिशन एंड फूड इनसिक्योरिटी की वजह से। नाउ आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी डन अकॉर्डिंग टू योर सेंसेस। यहाँ पर देखो, ये सारे ही फैक्टर्स जो हैं वो हो सकता है चाइल्ड मोर्टालिटी में उसको इंक्रीज करने में सपोर्ट करें, फैसिलिटेट करें, बट आपको यहाँ पर सेंसेस के अकॉर्डिंग आंसर देना है, जो कि इग्नू में एक्चुअली दिया हुआ है अलग से। हिंदी वाले भी रीड कर लो, झुग्गी झोपड़ियों में बाल मृत्यु दर क्यों बढ़ती है? सो द करेक्ट आंसर हेयर इज सी। गाइस प्लीज रिमेंबर, एक्चुअल में चाइल्ड मॉर्टेलिटी इतना ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि माइग्रेशन जब होता है रूरल से अर्बन में, तो वहाँ पर जो स्लम है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, इश्यूज जो हैं हाइजीन के इश्यूज हैं उनसे, ठीक है। क्योंकि रूरल एरियाज में तो देखो फ्रेश एयर होती है, सब कुछ अच्छा होता है ना, आप अपने हिसाब से रहोगे, मिट्टी में खेलोगे, राइट। बट जब आप लोग माइग्रेट करके सिटीज़ में आते हो, अर्बन एरियाज में आते हो, तो वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा चाइल्ड मॉर्टालिटी हमें देखने को मिलती है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन, अनहाइजेनिक कंडीशंस, राइट। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कंफ्यूजिंग, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, who defined a nation as a historically evolved stable community of language, territory, economic life, psychological makeup manifested in community of culture? now यहाँ पर आपको अलग अलग नेशन के जो फीचर्स हैं वो दिख गए होंगे। किसका फेमस डेफिनेशन है ये? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, जोसेफ स्टालिन, या फिर लेनिन? हिंदी वाले भी रीड कर लो। नेशन और स्टेट में डिफरेंस आपको पढ़ना है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन आता है। The correct answer is C. Please remember this is a famous quote of nation by Joseph Stalin. तो ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है, ओके। ऐसे फेमस डेफिनेशन एग्जाम में आते हैं। Now, question number 20 and the last question of today's class. Whose examination of urban life as a way of life helped identity different characteristics of urban life, such as formal association, isolation, anonymity, where you do not know many people in your neighborhood. So, urbanization या urban life को way of life किसने कहा था? पहले तो ये है क्वेश्चन, और उसके बाद देखो यहाँ पर उसके कुछ कुछ फीचर्स भी एडेड हैं, तो आप लोग यहाँ से फीचर्स भी देख सकते हो, जैसे फॉर्मल एसोसिएशन है, देन आइसोलेशन है, एनोनिमिटी है, ठीक है। ये तीन चीज़ें याद रखना अकॉर्डिंग टू द थिंकर, ठीक है। रॉबर्ट एजरा पार्क, रॉबर्ट मर्टन, देन लुई वर्थ एंड लुई दूमो। विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? हिंदी वाले भी रीड कर लो। द करेक्ट ऑप्शन इज, हिंदी में भी देख लो,
औपचारिक जुड़ाव, अच्छा फॉर्मल एसोसिएशन को औपचारिक जुड़ाव कहते हैं. देन आइसोलेशन इज अलगाव एंड देन anonymity इज गुमनामी. ओके, द करेक्ट आंसर इज सी, प्लीज रिमेंबर. So urbanism या urban life as a way of life is the famous definition or you can say quote by लुई वर्थ. ठीक है, तो ये याद रखना लुई वर्थ का है ये. एंड यू हैव टू टेल मी द बुक ऑफ लुई वर्थ एज वेल. ठीक है, कौन सी बुक में इन्होंने ये बोला है, थोड़ा सा सर्च करके आप लोग मुझे कमेंट में बताना. ओके, दैट इज योर होमवर्क. नाउ यू गाइस हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस आए हैं. अभी हम लोग 20 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, बट मे बी जैसे मुझे टाइम मिलेगा, अगर मेरा हॉलीडे होगा और मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, तो मैं क्वेश्चंस का जो नंबर है वो बढ़ा भी दूंगी. किसी किसी सेशन में हम लोग 30 to 40 क्वेश्चंस भी करेंगे. ओके, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए. ओके, and you guys also can tell me if you have any suggestion, if you have any topic जिस पे आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं. ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके you guys can see किस तरीके से मैंने चीज़ों को अरेंज कर रखा है. एवरीथिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म इज फ्री. सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है. ओके, दिस इज़ द टेलीग्राम जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है, क्योंकि PDF आपको कंपाइल्ड यहीं पे मिलेंगे सारे. और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है. कोई भी डाउट हो किसी भी सोशोलॉजी एग्जाम से रिलेटेड, यू गाइस कैन ऑलवेज टॉक टू मी. ओके, एंड दिस इज़ द ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो आप लोग. यहाँ पर कुछ पेड कोर्सेज हैं, कुछ टेस्ट सीरीज़ हैं जो चल रही हैं, सो वो भी देख सकते हो. कल मिलते हैं, कल भी हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. प्लीज़ फ्री टाइम में इग्नू नोट्स को रीड करो और इन क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करो. एवरी डे 5 PM फॉर 30 days. ओके, चलो बाय बाय, कीप लर्निंग.